तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में जैसा कि हमारा इंडक्शन मशीन का जो लेक्चर सीरीज है वो कंटिन्यूड है एग्जाम रेल के कॉन्सेप्ट्स में। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इंडक्शन मोटर के बेस्ड पे उनकी मॉडलिंग, इक्विवेलेंट सर्किट और पावर फ्लो और टॉर्क इक्वेशन, ये सारी चीज़ों पे बात किया। आज के सेशन में उसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए कंप्लीट मॉडल इंडक्शन मशीन का हम लोग देखते हैं और एग्जैक्ट पावर फ्लो और स्टीनमेट्स या फिर अप्रोक्सीमेट पावर फ्लो के बारे में आइडिया क्रिएट करते हैं, जो कि इंडक्शन मोटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के लिए। तो चलिए सेशन कंटिन्यू करते हैं। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जेई 2024 में 7900 प्लस पोस्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेट एकेडमी का कोर्स सीबीटी 1 जो है वो 499 में अवेलेबल है और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों 777 में अवेलेबल है। जिस डेट पे आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं उसे सेम डेट पे आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इमीडिएट बेसिस पे, चाहे वो सीबीटी 1 के हों या सीबीटी 2 के हों, सारे के सारे लेक्चर्स आपको इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है। दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम होना है, तो इस कम ड्यूरेशन में आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान करके आरआरबी जेई 2024 में एक अच्छे रैंक तक पहुंच सकें, सिलेक्शन तक पहुंच सकें, राइट। जिसके लिए गेट एकेडमी का कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गेट एस्पिरेंट्स जो हैं गेट 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं 2222 रुपीज में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। 26 के कैंडिडेट 4444 रुपीज में एंड 27 के कैंडिडेट 6666 रुपीज में इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 एंड 27 के कैंडिडेट्स अगर इन कोर्सेस में एनरोल करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गेट एकेडमी की तरफ से स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप गेट 2026 या फिर 27 के कोर्स के साथ स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स भी इजीली अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में। जो अगर आप गेट 26 या फिर 27 और 27 के कोर्सेस में एनरोल करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। डोपामाइन 555 एंड स्मार्ट कोर्स। ईएससी नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स जो हैं 777 में अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, आईसीटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथमेटिक्स, करंट, ये सारे आपके 777 में अवेलेबल हैं, जितने भी नॉन टेक्निकल के पोर्शन में है मैथमेटिक्स वगैरह। एंड गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अगर आपको नेटवर्क में इंटरेस्ट है तो केवल और केवल नेटवर्क परचेस कर सकते हैं आप। पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, मैथ्स एंड माइक्रो, जो भी आप कोर्सेस में एनरोल करना चाहें, चाहे तो कॉम्बिनेशन बेसिस पे, अदरवाइज आप सिंगल सब्जेक्ट्स भी अवेल कर सकते हैं। उसको लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हम लोग अगर डिस्कस करें तो टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट 10 टेस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर आप इन 76 टेस्ट को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करें और जिससे आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपने प्रिपरेशन को जज करने का मौका मिलेगा। जो कैंडिडेट्स AIR 1, AIR 2, AIR 5, AIR 9 आ रहे हैं, सिंगल डिजिट में जिनका रैंक आ रहा है, उन रैंकर्स के साथ अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि उनकी एक्यूरेसी क्या थी, आपकी एक्यूरेसी क्या है,
वो कितना टाइम कंडक्ट ले रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपने कितना समय लिया, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए, आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो इन सारी चीजों को आप कंपेयर कर सकते हैं और कंपेरेटिवली एनालिसिस के थ्रू अपने रिजल्ट्स को एनहांस कर सकते हैं, अपने रैंक को एनहांस कर सकते हैं, राइट। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं गेट एकेडमी के इस टेस्ट सीरीज में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चंस है। जैसे कि गेट के ऑफिशियल पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, वैसे यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन इन 76 टेस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका है ऑफिशियल गेट पेपर का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इस टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने सिली मिस्टेक्स जो हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक है आपके, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे, ये सारी चीजें आप एनालाइज करके धीरे धीरे चीजों को रेक्टिफाई करिए, जैसे आपका रैंक जो है ग्रो करेगा और आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं, राइट। जो कि आपको फर्दर पीएसयूज के सिलेक्शन में या फिर आपके फर्दर स्टडीज एमटेक वगैरह में आप एनरोल कर सकते हैं इसके थ्रू। गेट जनरल एप्टीट्यूड की जो ई बुक है उसका क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आप एप्टीट्यूड के ई बुक तक पहुंचेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस ई बुक की खास बात यह है कि प्रीवियस 15 इयर्स के गेट क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने वाइज कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंटेंट वॉच करने की जरूरत नहीं है। गेट एकेडमी आपको वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर एप्टीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है, इससे ज्यादा कंटेंट की नीड नहीं है आपको। इस बुक की ई बुक की प्राइस 222 है प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, राइट। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है सीबीटी 1 का जो एग्जामिनेशन है, आरआरबी जेई 2024 सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 का जो एग्जामिनेशन है वो आपका कंडक्ट होने वाला है दिसंबर में। बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है। तो अगर आप किसी टेक्स्ट बुक को रेफर करना चाहें, कोई कंटेंट वॉच करना चाहें, किसी कंटेंट को स्टडी करना चाहें, उसके लिए वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर सीबीटी 1 गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर चुका है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप इस बुक को के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, आरआरबी जेई नेविगेटर अगर आप सर्च करते हैं PYQ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। एंड सीबीटी 1 कॉमन टू ऑल ब्रांचेस हैं, क्योंकि सीबीटी 1 में क्या रहता है, नॉन टेक्निकल पार्ट है जो कि कॉमन टू ऑल है, राइट। और इसकी प्राइस क्या है, 262.67 रुपीज आपको ओवरऑल प्राइस देखने के लिए मिल रही है। लिस्ट प्राइस इसकी 375 थी, अभी आपको 262.67 में अवेलेबल है, राइट। तो बेस्ट बुक है ये, आपको वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है गेट एकेडमी। और जो अदर पब्लिकेशंस के बुक हैं उसमें बहुत सारे मिस्टेक हैं। गेट एकेडमी के बुक्स में, किसी भी बुक्स में, नॉट ओनली दिस बुक, किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपके टाइम को बचाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को एनहांस करेगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं सीबीटी 1 में। तभी आपका सीबीटी 2 का जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल काउंट होके आप सीबीटी 2 में अपीयर हो सकते हैं और सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, राइट। देन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट मॉडल ऑफ इंडक्शन मशीन और मोटर, क्योंकि एज अ मोटर इंडक्शन मोटर्स पॉपुलर है, तो जितना भी डिस्कशन होता है हमारा वो इंडक्शन मोटर पे बेस्ड होता है, राइट। कि एज अ जनरेटर, सिंक्रोनस मशीन में जब भी बात करेंगे मोस्टली हम लोग जनरेटर्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, और इंडक्शन मशीन में मोटर्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन वाइज एज अ जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर फेमस है, एज अ मोटर इंडक्शन मोटर फेमस है। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करें हम लोग। कंप्लीट मॉडल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो प्रीवियस सेशन में हम लोग मल्टीपल टाइम देख चुके हुए हैं। दिस पार्ट इज स्टेटर पार्ट, आउटर बॉडी, जहाँ पे स्टेटर स्टेशनरी होता है, बेस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता है जो कि अर्थ के साथ रिवीटेड रहता है, राइट। और यहाँ पे बुल आई स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं बुल आई।
in order to lift the machine through the help of crane from one place to another place in industries, we use this concept bulleye, right? जहां पे स्टेटर कंडक्टर्स जो हैं तीनों फेसेस के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ए फेस, बी फेस, सी फेस के, जहां पे 3 फेस सोर्स हम लोगों ने इंजेक्ट किया, तो तीनों फेसेस में करंट फ्लो करेंगे, आई बी, आई सी एंड आई ए। और टाइम डिस्प्लेस करंट अगर स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में फ्लो करता है तो 2 पोल्स क्रिएट करेगा, अगर 2 पोल की मशीन है आपकी 4 पोल्स क्रिएट करेगा, अगर आपकी मशीन की जो वाइंडिंग है 4 पोल्स के लिए कॉन्फ़िगरेटेड है। तो यहाँ पे 2 पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मशीन सपोज करिए 2 पोल्स के लिए डिजाइन की गई है इनकी वाइंडिंग। तो जैसे ही तीनों फेसेस में करंट फ्लो करेंगे, टाइम डिस्प्लेस करंट कभी भी स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में फ्लो करते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसके 2 पोल्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मशीन की जो वाइंडिंग है स्टेटर की, वो 2 पोल्स के लिए कॉन्फ़िगर की गई है। अब ये एन और एस पोल्स किस डायरेक्शन में रन करेंगे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स हैं ना। स्टेटर स्टेशनरी है, स्टेटर कंडक्टर से स्टेशनरी है, किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो 2 पोल्स क्रिएट हुए हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स, ये वर्चुअली रन कर रहे हैं। अगर आप मशीन को कट करके देखते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई फिजिकल पोल्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे। दीज आर वर्चुअल पोल्स, इमेजिनरी पोल्स, राइट? तो ये एन और एस पोल्स स्पेस में रन करना चालू करेंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में रन करना चालू करेंगे? जिस सीक्वेंस में आपने करंट इंजेक्ट किया हुआ है। सपोज करिए आपने ए बी सी फेज सीक्वेंस का करंट इंजेक्ट किया हुआ है कि पहले आई ए का करंट मैक्सिमम, ए फेज का करंट मैक्सिमम, देन बी फेज का मैक्सिमम, देन सी फेज का मैक्सिमम, 120 डिग्री अपार्ट हैं, ये बैलेंस करंट्स हैं। तो ए फेज, तो एन और एस पोल्स, अगर ए फेज का कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, बी फेज का यहाँ पे, सी फेज का यहाँ पे, तो ये इस डायरेक्शन में रन करेंगे, राइट? और अगर आपने जो फेज सीक्वेंस ऑफ करंट है वो ए सी बी दिया हुआ है, तो पहले ए पे जाएगा एन पोल, देन सी पे जाएगा, देन बी पे जाएगा। ए सी बी फेज सीक्वेंस के ऑर्डर में रोटेट करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किससे डिसाइड होता है? इंजेक्टेड फेज सीक्वेंस ऑफ करंट से, राइट? अब ये वर्चुअल पोल्स स्पेस में रन कर रहे हैं। रोटर स्टेशनरी है, रोटर कंडक्टर से स्टेशनरी, सपोज करिए एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स जो कि रोटर में यूज किए जा रहे हैं, इस तरीके से स्टैटिक है। जब आप स्विच ऑन करते हैं इमीडिएटली आपकी फैन फुल स्पीड पे रन करना चालू कर देती है क्या? नहीं, पहले रोटर क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है। तो अभी ये क्या है? स्टेशनरी है। अब स्टेटर के जो एन और एस पोल्स क्रिएट हुए हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करेंगे, जिसके कारण ये कंडक्टर, रोटर के कंडक्टर, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये एन पोल यहाँ पे है तो कुछ फ्लक्स लाइंस, यहाँ पे है तो कुछ फ्लक्स लाइंस, यहाँ पे है तो कुछ फ्लक्स लाइंस। तो टाइम में डिस्प्लेस्ड इंड्यूस वोल्टेजेस क्रिएट होगा यहाँ पे। As per the Faraday's law of electromagnetic induction, whenever any conductor is experiencing change in magnetic flux lines, so on that particular part of conductor, voltage build-up process will happen. राइट, यही है Faraday's law of electromagnetic induction। तो रोटर के कंडक्टर्स में वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे। अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा स्पाइरल केज इंडक्शन मशीन, जो कि इंडक्शन मोटर की जो रोटर होती है वो क्लोज बाइट सोन होती है, राइट? क्लोज बाइट सोन होती है। तो जैसे ही वोल्टेजेस बिल्डअप होगा इमीडिएटली उस क्लोज लूप में करंट सर्कुलेट करना चालू करेगा, और करंट ही मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस करता है, एमएमएफ प्रोड्यूस करता है, या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वोल्टेजेस क्या करते हैं? वोल्टेजेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? वोल्टेजेस इंपॉर्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए करंट रेस्पॉन्सिबल है। वोल्टेजेस आए, वोल्टेजेस के कारण कोई भी रोटर एमएफ नहीं क्रिएट होगा। जब करंट सर्कुलेट करना चालू करेंगे तो वो करंट सम फ्लक्स लाइन जनरेट करेंगे, जिसके कारण रोटर में भी, क्योंकि रोटर में भी कंडक्टर्स क्या है? स्पेस में डिस्प्लेस्ड है। स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग्स में कभी भी टाइम डिस्प्लेस्ड करंट फ्लो करता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो रोटर में भी ऑटोमेटिकली सम काइंड ऑफ एन और एस पोल्स का फॉर्मेशन होगा। ये रोटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स एन और एस पोल्स, और स्टेटर के एन और एस पोल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके साथ में लैच करते हुए रन करना चालू करेंगे, जिसके कारण आपका जो रोटर है पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करना चालू करेगा। ये स्टोरी हम लोग बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? इतने बार रिपीट कर रहे हैं कि आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे और ये स्टोरी आपके माइंड में फीड हो जाए, राइट? जस्ट अ सेकेंड।
ओके। अब ये स्टेटर का जो पार्ट है, यहाँ से हम लोगों ने वोल्टेजेस इंजेक्ट किया, V1 सोर्स वोल्टेज, यहाँ से वोल्टेज इंजेक्ट किया था ना V1। अब इस ये जो कंडक्टर्स हैं रोटर का, सॉरी स्टेटर कंडक्टर्स हैं, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लिखा हम लोगों ने। अब ये वाइंडिंग स्लॉट्स में अरेंज्ड हैं, तो स्लॉट लीकेज, बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, बैक टू बैक लीकेज, ये सारे लीकेजेस फॉर्म होंगे। लीकेज इन द सेंस लीकेज फ्लक्स, और लीकेज फ्लक्स को हम लोग किससे मॉडल करते हैं, इंडक्टर से मॉडल करते हैं, राइट। क्योंकि वोल्टेजेस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। सम काइंड ऑफ फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण जब वोल्टेजेस बिल्डअप होते हैं तो उसको हम लोग इंडक्टर से मॉडल करते हैं। E इज इक्वल टू, देन इसको हम लोग चेंज कर देते हैं ना, प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं, L इंट्रोड्यूस हो जाता है और फाई को I से रिप्लेस कर देते हैं, LdI/dt, मतलब इंडक्टर से मॉडल करते हैं इन सारी चीज़ों को, जो कि आपने डिटेल सेशन में पढ़ाई होगा। तो ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस, स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, स्टेटर वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टेटर का कोर लॉस फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। स्टेटर में कोर लॉस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको मॉडल करने के लिए यहाँ पे R0 यूज किया शंट ब्रांच में, एंड जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करते थे। और यह X0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये X0 I0 के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट का काम होता है नो लोड लॉसेस, जो कि कोर लॉसेस होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना है। इसको IW या फिर IC से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम लोग I म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू म्यू मतलब मैग्नेटाइजेशन। तो I0 के दो कंपोनेंट होते हैं, आपने ट्रांसफार्मर में देखा हुआ है। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट होता है IW एंड एक पार्ट होता है I म्यू, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच का करंट, और ये फ्लक्स, एंड देन दिस इज दी वोल्टेजेस। तो ये फेजर आपने ट्रांसफार्मर में भी देखा है, सेम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, जैसे कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में हम लोग ड्रॉ करते थे, वही सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। रोटर का जो पार्ट है, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है, प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। रोटर का जो पार्ट रहता है, यहाँ पे SE2 रहता है, यहाँ पे SX2 और यहाँ पे R2। क्यों, क्योंकि X2 डैश मतलब रोटर रिएक्टेंस एट रनिंग पोजीशन इज इक्वल टू SX2, स्लिप टाइम्स X2 के बराबर होता है, रोटर रिएक्टेंस के बराबर। सिमिलरली रोटर इंड्यूस वोल्टेजेस E2 डैश एट रनिंग पोजीशन, ये डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रनिंग पोजीशन पे, रनिंग के कंडीशन पे रोटर इंड्यूस वोल्टेजेस को, तो ये स्लिप टाइम्स ऑफ E2 होता है, इसीलिए यहाँ पे SE2 और यहाँ पे SX2 लिखा हुआ है। और ये R2 रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है स्पीड का और फ्रीक्वेंसी का। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग स्किन इफेक्ट इग्नोर करते हैं तब। पावर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा स्किन इफेक्ट के बारे में। यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो I2 फ्लो कर रहा है। अब इन सारी चीज़ों को S से डिवाइड कर दें अगर हम लोग, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, E2 आ गया, यहाँ पे X2 आ गया, और यहाँ पे R2/S आ गया। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 फ्लो कर रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने सर्किट को, रोटर सर्किट को मॉडिफाई कर दिया, और इस सर्किट को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट रोटर सर्किट, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट रोटर सर्किट, राइट। अब इन दोनों चीजों को ज्वाइन करते हैं। ये वाला पार्ट किसका था, स्टेटर का, ये वाला पार्ट रोटर का है। पेन का कलर अगर चेंज करना चाहें तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट स्टेटर का है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट रोटर का है। दोनों को कंबाइन कर सकते हैं आप। इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता था क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेजेस है वो E1 है, स्टेटर का बैक EMF, और यहाँ पे जो वोल्टेजेस है वो SE2 है। SE2 मतलब ये स्लिप डिपेंडेंट है, स्पीड पे डिपेंडेंट है। दोनों की फ्रीक्वेंसीज वगैरह में डिफरेंस रहेगा ना, इसीलिए ये इसको इसके साथ नहीं कनेक्ट किया जा सकता। जबकि आपने फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट सर्किट अगर मॉडिफाई करके बना लिया, तो अब इसको आसानी से स्टेटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट मॉडल हो गया। ये स्टेटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, और स्टेटर कोर लॉस, मैग्नेटाइजिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए X0 I म्यू,
एंड दिस इज IW। यहाँ से आपने V1 सप्लाई किया, करंट फ्लो कर रहा है I1 स्टेटर का करंट, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो नो लोड करंट जा रहा है जिसको I0 कह रहे हैं हम लोग, और ये वाला करंट IW और ये I म्यू, राइट। तो इस तरीके से स्टेटर का पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। एंड देन रोटर को अगर हम लोग सेकेंडरी साइड से रेफर करके प्राइमरी साइड में लाते हैं तो दिस इज E2 डैश, दिस इज, यहाँ पे देखिए ये E2 था ना, तो E2 डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। रेफर करते हैं ना हम लोग सेकेंडरी टू प्राइमरी इन ट्रांसफॉर्मर और प्राइमरी टू सेकेंडरी, राइट। तो सिमिलरली फ्रॉम रोटर टू स्टेटर और स्टेटर टू रोटर आप पैरामीटर्स को रेफर कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। दिस इज X2 डैश एंड ये R2/S था, तो R2/S डैश से रिप्रेजेंट हो जाएंगी चीजें, एंड दिस करंट इज I2 डैश। अब स्टेटर में देखिएगा, स्टेटर कैसे रहता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम लोग फॉर्म करते हैं। तो आपने ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेजेस का एक्सप्रेशन देखा, सिंक्रोनस मशीन में भी वोल्टेजेस का एक्सप्रेशन आपको मालूम है। सिमिलरली इंडक्शन मशीन में भी स्टेटर इंड्यूस्ड वोल्टेजेस जो है E1 का क्या एक्सप्रेशन रहेगा, √2 पाई एफ पाई एवरेज NSC 1 KP1 KD1। ये शॉर्ट पिचिंग के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पिच फैक्टर एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। वाइंडिंग का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हुई है वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, राइट। और इन दोनों को कंबाइन कर दें अगर हम लोग तो ये KW1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाइंडिंग फैक्टर ऑफ स्टेटर। सिमिलरली रोटर के भी वाइंडिंग्स कैसे हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर बार डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो √2 और क्या है शॉर्ट पिचिंग वगैरह। अगर आपका फेज वाउंड रोटर है तो वहाँ पे शॉर्ट पिचिंग वगैरह भी होते हैं। तो जैसे स्टेटर की वाइंडिंग रहती है वैसे ही सेम आइडेंटिकल रोटर की भी वाइंडिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं इन फेज वाउंड या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में। दोनों का नाम क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन को ही हम लोग फेज वाउंड इंडक्शन मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया √2 पाई एफ पाई एवरेज NSC2 KP2 KD2, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। KP2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, शॉर्ट पिचिंग ऑफ रोटर कंडक्टर्स, और KD2 शॉर्ट पिचिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटर कंडक्टर्स या वाइंडिंग्स और नंबर ऑफ टर्न्स इन रोटर कंडक्टर्स और रोटर वाइंडिंग्स, और फाई एवरेज जो कि आपका मशीन में एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों का रेशियो अगर हम लोग लेते हैं तो ये सारी चीज़ें कैंसिल, और यहाँ पे N1 बच गया और यहाँ पे N2 बच गया, KP1 KD1 KP2 KD2 बच गया, जिसको हम लोग कंबाइनली क्या कह सकते हैं, KW1 KW2, जो कि वाइंडिंग फैक्टर के नाम से हम लोग जान रहे हैं इसको। वाइंडिंग फैक्टर आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें तो, वाइंडिंग फैक्टर। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है जो कि टर्न्स रेशियो, इफेक्टिव टर्न्स रेशियो का एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप चीजों को रेफर कर सकते हैं फ्रॉम रोटर टू स्टेटर और स्टेटर टू रोटर। अगर आपने ये रोटर सर्क्यूटरी से स्टेटर साइड में ला रहे हैं, प्राइमरी साइड में कनेक्ट करने के लिए ला रहे हैं, तो इस तरीके से रेफर कर सकते हैं, राइट। X2 डैश कैसे रेफर करते हैं वो ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं पावर फ्लो, जो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया हुआ है इंडक्शन मोटर के रेस्पेक्ट में, मोटर्स के रेस्पेक्ट में, जो कि स्टेटर एंड रोटर कंबाइनली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता था कि पावर इनपुट आपने दिया, फिर कॉपर लॉसेस होंगे, देन कोर में लॉसेस होगा, कोर लॉसेस होगा, एंड देन पावर आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से एफिशिएंसी वगैरह हम लोग डिसाइड करते थे। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती थी, आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉस, आउटपुट प्लस लॉस। तो इस तरीके से चीजें होती हैं कि कोई भी इनपुट आपने दिया वो एग्जैक्टली आउटपुट में तो जाएगा नहीं, सम काइंड ऑफ लॉसेस भी होंगे, लॉसेस भी होंगे। तो इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, आउटपुट प्लस लॉस। तो पावर इनपुट आपने दिया तो प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर लॉसेस होंगे, एंड देन कोर लॉस होगा, एंड देन पावर इनपुट जाएगा सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग का
कॉपर लॉस होगा एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का कोर लॉस होगा, राइट। एंड देन पावर आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये किसका पावर फ्लो था? आपके ट्रांसफार्मर का। जबकि इंडक्शन मोटर के बारे में बात करें अगर हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअल पावर फ्लो कैसा हो रहा है, एक्चुअल पावर फ्लो कैसा हो रहा है इंडक्शन मोटर का। तो पावर इनपुट आपने दिया, 3 फेज का पावर इनपुट जो कि सिंगल फेज के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया हुआ है हम लोगों ने। तो स्टेटर कोर लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे, सॉरी स्टेटर कॉपर लॉसेस। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेटर कॉपर लॉस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस लीकेज फ्लक्स वगैरह के कारण। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेटर कोर लॉस। और ये मैग्नेटाइजिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है हम लोगों ने, राइट। तो ये आई डब्ल्यू वाला पार्ट और ये आई म्यू वाला पार्ट। ये कोई भी फिजिकली अगर आप मशीन में खोल के देखते हैं तो आपको आर नॉट और एक्स नॉट नहीं देखने के लिए मिलेंगे, या फिर किसी भी फिजिकल मशीन में अगर आप खोल के देखते हैं तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। रिएक्टेंसेस, लीकेज रिएक्टेंसेस आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये क्या है? इमेजिनेशन है। इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस ब्रांच, फिक्टिशियस, नॉट रियल, फिक्टिशियस, इमेजिनरी अगेन। एंड ये रोटर का लीकेज रिएक्टेंस और रोटर रेजिस्टेंस जो कि सर्क्यूटरी मॉडल की गई थी। तो पावर फ्लो कैसा हो रहा है? स्टेटर में इनपुट दिया, स्टेटर कॉपर लॉस होगा, स्टेटर कोर लॉस होगा, एंड देन ये दोनों माइनस होने के बाद एयर गैप में पावर जाएगा, जो कि स्टेटर का आउटपुट होगा वही एयर गैप पावर होगा, वही रोटर इनपुट पावर होगा। रोटर इनपुट में जाने के बाद रोटर कॉपर लॉसेस होंगे। रोटर कोर लॉस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, प्रीवियस सेशन में बात किया था। तो पावर डेवलप्ड आपको मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट डेवलप्ड पावर। मैकेनिकल डेवलप्ड पावर में से मैकेनिकल लॉसेस जैसे कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस माइनस करने के बाद शाफ्ट पावर मिलेगा, शाफ्ट पावर, PSH, शाफ्ट पावर आउटपुट, राइट। तो ये क्या है? पावर इनपुट आपने दिया, किसमें दिया? स्टेटर में। तो स्टेटर कोर, सॉरी कॉपर लॉस, स्टेटर कोर लॉस, एंड देन ये सब माइनस करने के बाद स्टेटर आउटपुट, एयर गैप पावर, और इसी को हम लोग बोलते हैं रोटर इनपुट पावर। और ये रोटर सर्क्यूटरी, इसी को हम लोग तोड़े थे ना, कि आपकी सर्क्यूटरी को इस तरीके से, प्रीवियस सेशन में जाके देखिएगा, इस तरीके से ब्रेक कर दिया हुआ था। रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, रोटर वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस, एंड दिस इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट डेवलप्ड पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देते हैं कि ये एक्चुअल पावर फ्लो था। एक्चुअल पावर फ्लो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सेशन में देख चुके हुए हैं, सेपरेट हेडिंग के साथ आपको वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है। और स्टेटर कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस जो होते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस क्या होते हैं? कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, बिकॉज वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, बिकॉज वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। कांस्टेंट लॉसेस एक्चुअली होते हैं क्या? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस नहीं। कि मशीन आपकी अगर 220 आरपीएम के साथ रन कर रही है, 220 वेरी स्लोली रोटेट कर रही है, 2 पोल की मशीन, तो 220 आरपीएम के साथ रन कर रही है, बहुत स्लो स्पीड से रन कर रही है, तो कुछ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होंगे। अगर 3000 आरपीएम के साथ रन कर रही है तो ज्यादा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होंगे। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस स्पीड पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। तो ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली होते नहीं हैं। लेकिन बिकॉज वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वी डोंट हैव a particular way to calculate these mechanical losses, so we need not bother about
मैकेनिकल लॉसेस, कि आपको कभी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो सम पैरामीटर्स आपको दे देगा, सम वैल्यूज आपको दे देगा, बस उसी वैल्यू को आप डिडक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तब आपको शाफ्ट पावर मिल जाएगा। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, इक्विवेलेंट पावर डेवलप्ड में से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस माइनस करने के बाद शाफ्ट पावर आउटपुट मिलेगा। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, हमारे पास कोई एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी नहीं है इन लॉसेस को डिटेक्ट करने का, राइट। सो वी ट्रीट दीज लॉसेस एज कांस्टेंट लॉसेस। सिमिलरली कोर लॉस लोड पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। कॉपर लॉस लोड पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं। जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा, लोड करंट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, जिसके कारण कॉपर लॉस इंक्रीज होगा, कॉपर लॉस इंक्रीज होगा, राइट। तो दीज लॉसेस डिपेंड्स अपॉन दी लोडिंग कंडीशन, बट दीज लॉसेस आर, कोर लॉसेस आर कांस्टेंट लॉसेस। वी ट्रीट दीज लॉसेस एज कांस्टेंट। तो स्टेटर का जो कोर लॉस है, देखिए ये अप्रोक्सीमेटर मॉडल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, स्टीनमेट मॉडल की तरफ। तो स्टेटर का जो कोर लॉस है, देखिए रोटर में तो कोई कोर लॉस है नहीं, उसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर दिया हुआ। क्यों? क्योंकि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप टाइम्स स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। स्लिप की वैल्यू रनिंग के कंडीशन में कम होती है, तो ओवरऑल दे ये वाला फैक्टर कम होगा, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी कम होगी। और आयरन लॉसेस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तो आयरन लॉसेस भी कम होगा, तो रोटर कॉपर लॉसेस आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। जबकि स्टेटर में आपने कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंजेक्ट की हुई है? 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, एक सिग्निफिकेंट लॉसेस होंगे, उसको कंसिडर करने की आपको जरूरत है। तो स्टेटर कोर लॉस को अगर हम लोग कंबाइन कर दें मैकेनिकल लॉसेस के साथ और एट द लास्ट इसको लास्ट में ले जाए, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं चीजों को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनालिसिस हमारी ऑन पेपर इजी हो पाए, क्योंकि फिजिकल प्रैक्टिकल मशीन की एनालिसिस करना है तो सम अप्रोक्सीमेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, एग्जैक्ट एनालिसिस ऑन पेपर नहीं पॉसिबल है। तो स्टेटर कोर लॉस को हम लोग अप्रोक्सीमेशन ये कर रहे हैं कि ये भी कांस्टेंट होती है, मैकेनिकल लॉसेस भी कांस्टेंट होती है, तो इन दोनों को साथ में ऐड कर दें और एट द एंड पावर डेवलप्ड में से ये लॉसेस माइनस कर दे, तब हम लोगों को शाफ्ट पावर मिल जाएगा। और हम लोगों को क्या चाहिए? एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है अगर, तो शाफ्ट आउटपुट पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट करना है। इनपुट पावर आपको पता ही है, आउटपुट पावर पता ही है, सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये लॉसेस को चाहे तो यहाँ पे डिडक्ट कर लें, चाहे तो यहाँ पे डिडक्ट कर लें। अगर यहाँ पे ले आके डिडक्ट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसको स्टीनमेट मॉडल के नाम से जानते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर डिडक्ट कर रहे हैं तो ये एग्जैक्ट एनालिसिस है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। तो रोटेशनल लॉसेस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ आरएमएफ एंड रोटेशन ऑफ रोटर। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आर कॉल्ड एज रोटेशनल लॉसेस के नाम से इनको हम लोग जानेंगे। स्टेटर कोर लॉस और मैकेनिकल लॉसेस दोनों को कंबाइंड बेसिस पे हम लोग रोटेशनल लॉसेस के नाम से जानते हैं। कभी भी रोटेशनल लॉसेस अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो समझ जाइए स्टीनमेट मॉडल का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। स्टेटर कोर लॉस को रोटेशनल लॉसेस क्यों कह रहे हैं हम लोग? स्टेटर कोर लॉस को रोटेशनल लॉसेस क्यों कह रहे हैं? स्टेटर स्टेशनरी है, स्टेटर के कंडक्टर्स स्टेशनरी हैं, 3 फेज टाइम डिस्प्लेस्ड करंट आपने इंजेक्ट किया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। कैसी फील्ड? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि वर्चुअल फील्ड है, जो कि स्पेस में रन कर रही है, स्टेटर में ऑल अराउंड रन कर रही है। अब ये फील्ड जब स्टेटर में रन करेगी तो स्टेटर आपका हाईली परमिएबल मटेरियल से बना हुआ है। हाईली परमिएबल मटेरियल इन द सेंस आयरन रिलेटेड स्टफ। आयरन क्या होता है? एक कंडक्टर भी होता है, गुड मैग्नेटिक मटेरियल के साथ साथ एक कंडक्टर भी है। तो अगर कोई कंडक्टर है उसमें ये फील्ड ऑल अराउंड रन कर रही है तो ये कंडक्टर्स वोल्टेजेस इंड्यूस होगा कि नहीं इसमें? एज पर द फैराडेज लॉ होगा। तो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंडक्टर्स में वोल्टेजेस इंड्यूस होते चले जाएंगे जो कि एडी करंट्स को सर्कुलेट करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड these stator core losses are formed because of the rotation of rotating magnetic field. Therefore we treat these losses as rotational losses. We call these losses as rotational losses. तो अप्रोक्सीमेट स्टीनमेट जो मॉडल कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सप्लाई दिया स्टेटर
कॉपर लॉसेस होगा, एंड स्टेटर कोर लॉसेस को यहां से निकाल के हम लोगों ने यहां से निकाल दिया, राइट। और एट द एंड हम लोग पावर फ्लो में रोटेशनल लॉसेस के साथ डिडक्ट कर लेंगे। रोटेशनल लॉसेस में मैकेनिकल लॉस प्लस आपका स्टेटर कोर लॉस, ये दोनों साथ में माइनस कर लेंगे एट द एंड। तो यहां से निकाल दिया हम लोगों ने, ये जो शंट रजिस्टर होता था, राइट, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यही हो गया आपका स्टीनमेट्ज मॉडल। तो यहाँ पे R1 है, X1 है, एंड R2 रोटर रेजिस्टेंस है, एंड रोटर लीकेज रिएक्टेंस है, एंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट डेवलप्ड पावर है। अब जब PD आपको पता चल गया, PD में से रोटेशनल लॉस माइनस कर दीजिए, तो आपको पावर, शाफ्ट पावर मिल जाएगा, आउटपुट पावर मिल जाएगा, नेट पावर मिल जाएगा। तो अब ये क्या है, अप्रोक्सीमेट मॉडल है जिसमें पावर इनपुट दिया आपने स्टेटर ने, स्टेटर को कॉपर लॉस माइनस किया, स्टेटर कोर लॉस को यहाँ पे रहता था, यहाँ से हटा के रोटेशनल लॉसेस में इंक्लूड कर दिया। तो स्टेटर आउटपुट मिला, स्टेटर आउटपुट ही एयर गैप पावर होता है, वही रोटर इनपुट पावर होता है। रोटर इनपुट में से रोटर कॉपर लॉस माइनस करेंगे, तो रोटर कोर लॉस क्यों नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रोटर की कम होती है रनिंग के कंडीशन में, तो आयरन लॉसेस नेग्लिजिबल होंगे, इसीलिए करने की जरूरत नहीं है कंसिडर। तो रोटर आउटपुट मिल जाएगा, रोटर आउटपुट ही आपका पावर डेवलप्ड होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट डेवलप्ड पावर। इस डेवलप्ड पावर में से रोटेशनल लॉसेस, जिसमें मैकेनिकल जो कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस प्लस स्टेटर कोर लॉस को हम लोग रोटेशनल लॉस के नाम से जानते हैं, ये दोनों डिडक्ट करने के बाद शाफ्ट आउटपुट आपको मिल जाएगा। ये कैसा मॉडल है, स्टीनमेट्ज मॉडल है, अप्रोक्सीमेट मॉडल है। एंड देन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, जस्ट अ सेकेंड। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो स्टीनमेट्ज मॉडल के थ्रू अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कि हम लोग कभी भी एनालिसिस करेंगे तो इस स्टीनमेट्ज मॉडल के थ्रू ही करेंगे, और क्वेश्चन देख के आपको आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि ये स्टीनमेट्ज मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर एग्जैक्ट मॉडल से पूछा गया है। तो ये कौन सा मॉडल है, यहाँ पे शंट ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है, R0 नहीं है, मतलब कि ये अप्रोक्सीमेट मॉडल है, स्टीनमेट्ज मॉडल है। अब ये सप्लाई किया हम लोगों ने V1, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I1, यहाँ पे रोटर स्टेटर रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, स्टेटर कोर लॉस को यहाँ से रिमूव कर दिया हम लोगों ने, और ये I म्यू को केवल रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस पोर्शन इज रोटर पोर्शन जो कि X2 एंड R2/S से रिप्रेजेंटेड है, राइट। और यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2। तो ध्यान देते हैं हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए इस पार्ट से अगर देखते हैं तो यहाँ का VTH कितना होगा, VTH इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा इस सर्किट में, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सोर्स वोल्टेज आपको मालूम है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज। तो यहाँ का वोल्टेज अगर आपको फाइंड आउट करना है, VTH फाइंड आउट करना है, तो मेन वोल्टेज और वहीं का लीकेज रिएक्टेंस या फिर ओवरऑल इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस, यही वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है। VTH निकल गया, यहाँ का वोल्टेज निकल गया। अब ZTH निकालना है, मतलब यहीं से आपको ZTH भी निकालना है। ZTH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, ZTH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो इस सर्क्यूटरी का अगर आपको ZTH निकालना है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ZTH आपको देखने के लिए मिलेगा R1 + jX1 इज इन पैरेलल। अगर ये शॉर्ट सर्क्यूटेड है तो ये वाला ब्रांच इसके साथ कैसा हो जाएगा, देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये दोनों शॉर्ट सर्क्यूटेड है ना। दो पैरेलल ब्रांचेस अगर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, R1 + jX1 इन पैरेलल विद jX0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ZTH निकल जाएगा। ZTH ये इस तरीके से फॉर्म कर लिया फॉर्मूला में। तो ये ओवरऑल जो है यहाँ का वोल्टेज अगर हम लोगों को पता चल गया तो इसी वोल्टेजेस को ऐसा करके लिख सकते हैं ना, हम लोग इस सर्क्यूट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज VTH, और ये ओवरऑल जो ब्रांच था हमारा, ये ओवरऑल जो चीज़ें थी, ये ओवरऑल चीज़ें
ZTH से रिप्लेस कर दिया कि एक वोल्टेज और एक इम्पिडेंस, जो कि अपने एनालिसिस को इजी बनाएगी। अब ZTH क्या होगा, RTH प्लस JXTH थेवेनिन्स। तो ये RTH और JXTH, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज एयर गैप पावर, जो कि प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। रोटर इनपुट पावर या फिर स्टेटर आउटपुट पावर या फिर एयर गैप पावर, तीनों सेम होते हैं। एंड दिस इज X2, दिस इज R2/S। अब I2 का एक्सप्रेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं VTH, वोल्टेज पता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय होल इम्पिडेंस। तो RTH को कंबाइन, रेजिस्टेंस को कंबाइन करके इसका स्क्वायर, और प्लस JX वाले जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके ऐड करके स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका I2 निकल गया। पावर फैक्टर अगर निकालना है तो पावर फैक्टर आपको मालूम है R/Z होता है, R/Z। तो R जितने रेजिस्टेंसेस हैं उनको ऐड करके लिखिए। तो RTH एक रेजिस्टेंस था, एक R2/S था, ऊपर वाली सर्किट में रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय होल इम्पिडेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस जितने भी हैं उनका स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस जितने भी हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए, तो ओवरऑल इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू, फेजर में लिखना है तो R प्लस JX होता है, राइट। अब इसी का मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, √/R² प्लस X²। तो इस तरीके से चीजें फॉर्म हो गई, करंट पता चल गया, पावर फैक्टर पता चल गया। एक बार एनालिसिस बस देखते चले जाइए। अब टॉर्क डेवलप्ड लिखना है, अगर आपको टॉर्क डेवलप्ड लिखना है तो टॉर्क डेवलप्ड आपने प्रीवियस सेशन में देखा, M/P डेवलप्ड। और पावर डेवलप्ड मतलब रोटर के उस साइड कभी भी लेना है तो ω/R लेना है, रोटर के इस साइड जब भी लेना है तो ω/S लेना है। इसको हम लोग M को वैसे ही रहने देते हैं, M इज नंबर ऑफ फेजेस। अगर 3 फेज की मशीन है तो 3, अगर 1 फेज की मशीन है तो 1। पावर डेवलप्ड क्या होता है, देखिए रोटर इनपुट पावर क्या होता है, PG, एयर गैप पावर। PG में रोटर कॉपर लॉस डिडक्ट करते हैं। रोटर कॉपर लॉसेस क्या होता है, स्लिप टाइम्स ऑफ PG। PG में स्लिप टाइम्स ऑफ PG अगर आप माइनस कर दें तो डेवलप्ड पावर पता चल जाएगा ना, जो कि होता है 1 - S टाइम्स ऑफ PG। तो पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू 1 - S टाइम्स ऑफ PG। और ω/R को हम लोग लिख सकते हैं 1 - S टाइम्स ऑफ ω/S। 1 - ये सब कैंसिल, टॉर्क डेवलप्ड क्या आ गया, MPG/ω/S, 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 M/ω/S कर सकते हैं इसको, इसके डिनोमिनेटर में ω/S, और PG को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एयर गैप पावर को। इस सर्किट में देखिए PG को आप क्या लिखेंगे, यही तो होगा ना, एयर गैप पावर, स्टेटर आउटपुट पावर, रोटर इनपुट पावर या फिर एयर गैप पावर। तो इस सर्किट में कितने रेजिस्टेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, R2/S देखने के लिए मिल रहे हैं। तो I2² R2/S इज द एयर गैप पावर, राइट। I2² R2/S, I2² R2/S, दिस इज कॉल्ड एज PG या फिर PAG, एयर गैप पावर, राइट। गैप पावर और एयर गैप पावर। नेक्स्ट टॉर्क डेवलप्ड फर्दर अगर हम लोग लिखते हैं तो M/ω/S, और I2 का एक्सप्रेशन आपको ऊपर में निकाला हुआ है, उस वैल्यू को ले आके यहाँ पे फीड करिए तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्योंकि VTH² डिवाइडेड बाय RTH, ये रूट में था, इसका स्क्वायर किए तो रूट कैंसिल, RTH प्लस R2/S का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, और ये R2/S आ गया, राइट। अब फॉर द सिंप्लीफिकेशन RTH और XTH को हम लोग अगर नेग्लेक्ट कर दें, RTH और XTH ये जो कैलकुलेट किया हुआ था इस सर्किट में, अगर इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर दें RTH और XTH को, इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, ये सब नेग्लेक्ट कर दें फॉर सिंप्लीफिकेशन, नेग्लेक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, फॉर सिंप्लीफिकेशन तो यही जो सप्लाई वोल्टेज था वही आपके रोटर में आ जाएगा, राइट। क्योंकि स्टेटर वाला सारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रिएक्टेंसेस वगैरह सारी चीजें आपने नेग्लेक्ट कर दी, तो जो स्टेटर में सप्लाई कर रहे थे वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रोटर में आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन है, सिंप्लीफिकेशन है,
चीजों को इजी बनाने के लिए। और ये जो करंट होगा वो रोटर में जो फ्लो कर रहा है I2 को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज X2, दिस इज R2/S। अगेन ये एक सिंप्लीफाइड मैनर में सर्किट देखने के लिए मिल रही है। ये सर्किट बस माइंड में रखना है, ऊपर का एक बार डेरिवेशन जो है एक बार देख लीजिए बस, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो अब यहाँ से एनालिसिस आपको माइंड में रखनी है, याद रखनी है। याद क्या रखनी है, इस सर्किट को बस याद रखिए। V1 आपने इंजेक्ट किया, दिस इज X2 लीकेज रिएक्टेंस, और ये ओवरऑल R2/S आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें करंट को यहाँ फ्लो कर रहा है, रोटर करंट I2 फ्लो कर रहा है। अब I2 का एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है तो सिमिलरली वोल्टेज मालूम है, ओवरऑल इंपिडेंस, वोल्टेज V1 डिवाइडेड बाय इंपिडेंस R2/S का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर रूट ओवर, तो I2 निकल आ जाएगा। पावर फैक्टर निकालना है तो R/Z होता है, तो रेजिस्टेंस क्या है R2/S है जो कि न्यूमरेटर में, ओवरऑल इंपिडेंस क्या है रूट ओवर R2/S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगी चीजें। टॉर्क डेवलप्ड का एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है तो अभी हम लोगों ने डिराइव किया M/ω/S टाइम्स ऑफ PG, ऊपर आप देखिए या फिर प्रीवियस क्लासेस में देखते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन टॉर्क डेवलप का देखने के लिए मिलेगा। अब PG क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, अगर आपको PG लिखना है तो I2 स्क्वायर, R2 क्या है सॉरी ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है R2/S, तो दिस पावर इज PG पावर, एयर गैप पावर, I2 स्क्वायर R2/S। अब I2 का क्या है एक्सप्रेशन होता है V1 डिवाइडेड बाय टोटल इंपिडेंस R2/S प्लस का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यही आ जाएगा सिंप्लीफाइड मैनर में। तो ये सब एक्सप्रेशन आपको माइंड में रखने, माइंड में रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट सर्किट 2-3 बार ड्रॉ करिए, सारी चीजें आपकी इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी। I2 अगर आपको चाहिए तो I2 क्या होता है, देखिए V1 ओवरऑल टोटल इंपिडेंस जो कि हो जाएगा R2/S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, राइट। पावर फैक्टर चाहिए तो R/Z, R क्या है R2/S डिवाइडेड बाय ओवरऑल R2/S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, सिंप्लीफाइड मैनर में, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस सर्किट आपके माइंड में रहना चाहिए। पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू क्या होता है M/ω/S टाइम्स ऑफ PG, तो PG को हम लोग क्या लिखते हैं M/ω/S, PG इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2/S, I2 स्क्वायर R2/S। टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू M/ω/S, I2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर रूट ओवर R2/S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, और दिस इज R2/S। ये सारे के सारे फॉर्मूला अपने आप आ गए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस सर्किट के थ्रू डायरेक्टली आ गए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे। आज के सेशन में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन सर्क्यूट तक पहुंच चुके हुए हैं, जहां पे अब E2 नहीं होगा वोल्टेजेस, अब डायरेक्टली हम लोग सप्लाई कर रहे हैं रोटर में V1, क्योंकि स्टेटर के जितने भी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस थे RTH XTH जितनी भी सारी चीजें थी सब चीज नेग्लेक्ट कर दिए हुए हैं, तो अब डायरेक्टली V1 फीड किया जा रहा है आपके रोटर में। नेग्लेक्ट किया, एक्चुअली में नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन ऑन पेपर एनालिसिस करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए चीजों को नेग्लेक्ट करना पड़ता है। V1 डायरेक्टली रोटर में जाएगी और आपका X2 देखने के लिए मिलेगा, और इधर वेरिएबल रेजिस्टेंस R2/S जो कि करंट सर्कुलेट होगा I2 होगा। बात खत्म हो जाती है, यहाँ पे सारी की सारे फॉर्मूला डिराइव हो गए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में, और कोई भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, जस्ट एक बार ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए था, जिससे आप इंडक्शन मशीन में कभी भी कंफ्यूजन महसूस ना करें, क्योंकि अगर आपको ओवरऑल एक बार रिवीजन इस तरीके से हो जाता है तो चीजें रिकलेक्ट हो जाती हैं, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में वो क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करिए RRB JEE के एग्जामिनेशन में, थैंक यू।